स्वागत है। आज हम एक्सेंचर के स्टॉक में जो हाल में गिरावट आई है उस पर बात करेंगे। काफ़ी बड़ी गिरावट है, करीब 7.5% नीचे 21 जून को। तो ये क्यों हुआ, और इससे भी ज़रूरी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका हमारे भारतीय आईटी सेक्टर पर क्या असर पड़ सकता है। हमारे पास कुछ एनालिसिस है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। एक्सेंचर देखिए सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये ग्लोबल आईटी खर्च का आप कह सकते हैं एक तरह का बैरोमीटर है। तो वहाँ जो होता है उसका असर यहाँ भारतीय आईटी कंपनियों पर सीधा सीधा पड़ता है, क्योंकि हम काफ़ी हद तक ग्लोबल डिमांड पर ही निर्भर हैं। सही। तो सबसे पहले एक्सेंचर के साथ हुआ क्या असल में? जो खबरें हैं उनके मुताबिक तीसरी तिमाही के नतीजे मतलब Q3 रिजल्ट्स थोड़े कमज़ोर रहे। रेवेन्यू करीब 16.47 बिलियन रहा, जो शायद उम्मीद से हल्का सा कम था। पर शायद इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने पूरे साल का जो ग्रोथ का अंदाजा था वो घटा दिया। हाँ, वो काफ़ी अहम है। पहले वो कह रहे थे 2 से 5% ग्रोथ होगी पूरे साल में, अब घटाकर सिर्फ 1 से 3% कर दिया है। ये एक बड़ा सिग्नल है। और रेवेन्यू के अंदर भी कुछ खास बात है। मैंने सुना कंसल्टिंग में कुछ हुआ। हाँ बिल्कुल, उनका जो कंसल्टिंग रेवेन्यू है, जो उनके टोटल बिजनेस का लगभग आधा है, करीब 51%, वो 2% गिरा है। अब 2% सुनने में शायद कम लगे, लेकिन कंसल्टिंग बिजनेस अक्सर फ्यूचर के बड़े प्रोजेक्ट्स का दरवाजा होता है। अच्छा। तो जब ये धीमा होता है तो ये संकेत देता है कि क्लाइंट्स, खासकर जो बड़े स्पेंडर हैं जैसे बैंकिंग, फिनटेक, सॉफ्टवेयर फर्म्स, वो अपने एक्स्ट्रा खर्चों पर मतलब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पर लगाम लगा रहे हैं। तो ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में कटौती का मतलब क्या है? मतलब क्लाइंट्स क्या कर रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट रोक रहे हैं? बिल्कुल। जो बड़े ट्रांसफॉर्मेशन वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए क्लाउड पर पूरी तरह शिफ्ट होना है या कोई बड़ा एआई सिस्टम लगाना है, उन पर अभी वो ब्रेक लगा रहे हैं। ग्राहक अब छोटे, जल्दी फायदा देने वाले प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, खासकर जिनसे कॉस्ट बचती हो। एक्सेंचर का फाइनेंशियल सर्विसेज रेवेन्यू भी 2% गिरा है, जो इसी तरफ इशारा करता है। हाँ, ये बात जरूर है कि एआई से जुड़े सौदे बढ़ रहे हैं। एक्सेंचर ने खुद बताया कि $900 मिलियन से ज्यादा के जेन एआई यानी जो नई वाली एआई है उसके सौदे मिले हैं, लेकिन वो अभी इतने बड़े नहीं हैं कि जो ट्रेडिशनल आईटी खर्च में कमी आई है उसकी भरपाई कर सके। समझिए। तो मतलब अगर एक्सेंचर जैसी बड़ी कंपनी ये महसूस कर रही है, तो इसका असर हमारी भारतीय आईटी कंपनियों पर कैसे दिखेगा? सोमवार को क्या उम्मीद करें? रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा जैसे शेयर 2-4% गिर सकते। हाँ, आशंका तो यही है, क्योंकि ये कंपनियां कंसल्टिंग और इसी तरह के डिस्क्रिशनरी खर्चों पर ज्यादा निर्भर हैं। और जो मिड कैप कंपनियां हैं जैसे LTM, ट्रीको, फॉज, उनमें शायद 3 से 5% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। अच्छा। हाँ, TCS और HCL टेक शायद थोड़े बेहतर स्थिति में हो, क्योंकि उनके पास बड़े लॉन्ग टर्म सौदों का एक मजबूत ऑर्डर बुक है, तो वो इस शॉर्ट टर्म झटके को शायद थोड़ा झेल जाएं। लेकिन ये जो असर है, क्या ये सिर्फ 1-2 दिन की बात है या इसका कुछ लंबा असर भी हो सकता है? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है। अगर एक्सेंचर की ये सुस्ती वाकई ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग में एक बड़ी थपकान दिखा रही है, तो फिर भारतीय कंपनियों को भी अपने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जो ग्रोथ के अनुमान है उनमें शायद कटौती करनी पड़े। और क्लाइंट्स की तरफ से जो प्रेशर है कि कम पैसे में ज्यादा काम चाहिए, उससे मार्जिन पर दबाव तो बढ़ेगा ही। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। हो सकता है कॉस्ट बचाने के चक्कर में कंपनियां आउटसोर्सिंग और बढ़ा दें, जिसका फायदा शायद भारतीय फर्म्स को मिल जाए। हाँ, ये बात भी है। तो मतलब एक तरफ दबाव, दूसरी तरफ शायद कुछ अवसर भी। अगर हम पिछले 3-5 साल का प्रदर्शन देखें, तो क्या कोई पैटर्न दिखता है इन कंपनियों में? हाँ, पैटर्न तो है। देखिए, कोविड के बाद एक जबरदस्त उछाल आया था आईटी सेक्टर में, सब कुछ तेजी से बढ़ा। लेकिन फिर 2022 से 24 के बीच जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी में अनिश्चितता बढ़ी, ब्याज दरें बढ़ीं, खर्च में कटौती हुई, तो ग्रोथ धीमी हो गई। इसमें भी HCL टेक और LTMindtree ने फिर भी बाकियों से थोड़ा बेहतर किया, जबकि विप्रो और टेक महिंद्रा थोड़े पीछे रह गए। एक्सेंचर की ये ताज़ा वार्निंग इन चिंताओं को और बढ़ा रही है। सही कहा। और आगे के लिए मतलब 2025-26 के लिए क्या उम्मीदें हैं? क्या AI और क्लाउड ही सारा बनेंगे? उम्मीद तो काफी हद तक इन्हीं पर टिकी है। AI, खासकर जेन AI वाले प्रोजेक्ट्स और क्लाउड कॉस्ट मैनेजमेंट, जिसे फिनॉप्स कहते हैं, मतलब कंपनियों को क्लाउड का खर्चा कंट्रोल करने में मदद करना, इन पर फोकस बढ़ेगा। अच्छा।
और अगर मान लीजिए ब्याज दरें कम होती हैं तो बीएफएसआई सेक्टर यानी बैंकिंग और फाइनेंस वहां से खर्च बढ़ सकता है। इसका फायदा शायद टीसीएस और एलटीआई माइंडट्री को मिले। यूरोप में अगर हालात सुधरते हैं तो एचसीएल टेक और इन्फोसिस को मदद मिल सकती है। तो मतलब हर कंपनी की कहानी थोड़ी अलग रहेगी, ऐसा नहीं कि सब एक साथ चलेंगे। हाँ, काफी हद तक टीसीएस और एचसीएल टेक शायद स्टेबल रहें, मजबूत ऑर्डर बुक के सहारे। इन्फोसिस में रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है। टेक महिंद्रा की किस्मत टेलीकॉम सेक्टर के खर्च पर टिकी है। अगर वो बढ़ता है तो टेक महिंद्रा वापसी कर सकता है। विप्रो के लिए देखिए राह थोड़ी मुश्किल लग रही है, उनके इंटरनल चैलेंजेस भी हैं। और एलटीआई माइंडट्री वो हाई ग्रोथ स्पेस में है, पर उसका वैल्यूएशन मतलब शेयर कितना महंगा है वो एक चिंता का विषय हो सकता है। और हाँ, बड़े रिस्क तो हैं ही, ग्लोबल मंदी का डर, मार्जिन पर लगातार दबाव और जियोपॉलिटिक्स मतलब दुनिया भर में जो तनाव चल रहा है, ये सब चीजें असर डालेंगी। तो कुल मिला के अगर मैं समेटूं तो तस्वीर ये है कि नज़दीकी भविष्य में भारतीय आईटी सेक्टर, खासकर मिड कैप्स के लिए कुछ चुनौतियां हैं। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ इस बात पर निर्भर करेगी कि ग्लोबल इकोनॉमी कितनी जल्दी पटरी पर लौटती है और ये कंपनियां एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी को कितनी तेजी और कुशलता से अपना पाती हैं। मतलब स्टॉक चुनना बहुत सोच समझ कर करना होगा। बिल्कुल सही।